हमने टेस्ट नंबर 12 के 25 क्वेश्चन कर लिए थे, आगे के 26 से स्टार्ट करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 कहता है जो है कितने युग्म इसमें से सही सुमेलित हैं। इसमें जो है वन्यजीव अभयारण्यों के नाम दिया गया है और ये किस स्थान से या किस राज्य से संबंधित है आपको पहचानना है। ठीक है, देखिए खिजड़िया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है यानी खिजड़िया वन्यजीव अभयारण्य गुजरात, ये गुजरात में ही है, बिल्कुल सत्य है ये। बखीरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी उत्तर प्रदेश, ये भी सही है। भिंडावास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हरियाणा, ये भी सही है। और थोल झील वन्यजीव अभयारण्य गुजरात, ये भी सही है। यहाँ पे चारों के चारों बातें सही हैं, तो इसको आप लोग विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये फैक्चुअल क्वेश्चंस हैं, तो उनको आप लोग याद रखेंगे तो ये क्वेश्चंस के फॉर्म में जो है 3 या 4 फॉर्म में बन सकते हैं। ठीक है, तो इनमें से चारों बातें सही हैं, तो ऑप्शन डी इसका राइट हो जाता है। ठीक है, कुछ और महत्वपूर्ण जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, जैसे हाइगम वेटलैंड है कंजर्वेशन रिजर्व, ये जम्मू कश्मीर में पड़ता है। ठीक है, और इसके अलावा भोज वेटलैंड जो है ये मध्य प्रदेश में पड़ता है। और नंदुर मद महेश्वर जो है वो महाराष्ट्र में पड़ता है। और सतकोसिया गार्ज जो है ये उड़ीसा का वेटलैंड है। ठीक है, और रुद्र सागर लेक जो है ये त्रिपुरा में पड़ता है। ये कुछ महत्वपूर्ण जो है वेटलैंड्स हैं जिनको आप लोगों को ध्यान रखना ज़रूरी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 पे चलते हैं। 27 जो है राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा अधिकार नीति 2016 के संबंध में सवाल है। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा सही नहीं है। देखिए, पहला कहता है कि इसे विश्व व्यापार संगठन यानी WTO के बौद्धिक संपदा अधिकारों के व्यापार संबंधी पहलुओं ट्रिप्स के अनुपालन में लॉन्च किया गया था। ये बात बिल्कुल सही है। ठीक है, उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग DPIIT यानी डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्रीज एंड इंटरनल ट्रेड इस नीति को लागू करने के लिए नोडल विभाग है, नोडल एजेंसी है। ठीक है, ये भी बात सही है। यहाँ पे दोनों की दोनों बातें सही हैं, गलत कोई भी नहीं है, तो ऑप्शन डी इसका जो है राइट आंसर हो जाता है। थोड़ी सी और अपनी इन्फॉर्मेशन को ऐड ऑन करते हैं। जो राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा अधिकार यानी IPR पॉलिसी 2016 है, इसको जो है भविष्य के विकास को निर्देशित करने के लिए एक विजन दस्तावेज के रूप में अपनाया गया था 2016 में। और इसका जो है अगर इसके स्लोगन की बात करें तो सृजनात्मक भारत अभिनव भारत, इसका एक प्रमुख जो है नारा है। यह सभी अंतर संबंधों को ध्यान में रखते हुए IPR जितने भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स हैं, बौद्धिक संपदा अधिकार हैं, उनको एक मंच पर ले आता है और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के साथ साथ में उनकी विधियों और एजेंसियों के सभी रूपों के बीच में जो है तालमेल बनाने का कार्य करता है। ठीक है, और इनका जो क्रियान्वयन, निगरानी और समीक्षा के लिए एक संस्थागत जो है एक स्थापित करने का प्रयास भी करता है। ठीक है, और ये जो DPIIT है ये वाणिज्य मंत्रालय के अंतर्गत आता है। बाकी ये मैंने आपको शुरुआत दूसरा जो है बता ही दिया है, नोडल इसका नोडल विभाग है। ठीक है, तो हमारा इसका जो है डी हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 पे चलते हैं। पहला कथन इसमें लिखता है कि जो है परपोषी चारण खाद्य श्रृंखला में पहला पोषण स्तर होता है। ये जो चारण खाद्य श्रृंखला है यानी इसको जो है ग्रेजिंग फूड चेन भी बोला जाता है। तो देखिए, परपोषी तो कैसे होगा, आप जो है अपने आप में ये जो है सेंटेंस अपने आप में वेग है कि जो पोषण स्तर है जब भी शुरुआत होगी तो किसी स्वपोषी किसी उत्पादक से होगी। तो और उत्पादक कौन होते हैं? उत्पादक हमारे होते हैं पेड़ पौधे। तो पेड़ पौधे क्या हैं? तो उत्पादक का कार्य करते हैं, तो ये स्वपोषी हैं। ठीक है, ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। अब उनको जो है खाने का कार्य जो है ये परपोषी जीव जंतु करते हैं। तो स्वपोषी स्तर पर जो है चारण खाद्य श्रृंखला का शुरुआत होता है, ये सबसे पहला पोषण स्तर होता है, न कि परपोषी। ठीक है, तो ये अपने आप में गलत हो जाता है। इसलिए खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय होता है। हाँ, बिल्कुल सही बात है। ऊर्जा का प्रवाह ये एक दिशा में होने का रीज़न ये है कि जब भी ऊर्जा का प्रवाह होता है तो ये हमेशा निम्न से उच्च स्तर की ओर प्रवाहित होता है। जैसे निम्न का मतलब क्या है कि जब कोई पेड़ पौधा है तो उसको खाने के लिए जब कोई शाकाहारी या मांसाहारी जीव उसका भक्षण करता है तो उसकी ऊर्जा जो है उस पेड़ पौधे से आती है। अब उस जिस जीव ने खाया हुआ है, अब उस जीव को उससे बड़ा कोई जीव जंतु होगा जो उसको खाएगा। अब उससे उसके अंदर जो है ऊर्जा ट्रांसफर होगी, यानी निम्न से उच्च स्तर की ओर जो है ऊर्जा हमेशा प्रवाहित होती रहती है। ठीक है, तो ये दूसरी बात तो बिल्कुल सही है, और ये ऊर्जा का प्रवाह हमेशा एक दिशा की तरफ होता है। और तीसरा लिखा गया है कि खाद्य श्रृंखला में जैसे हम पोषण स्तरों में ऊपर की ओर जाते हैं ऊर्जा घटती जाती है। ये भी बात सही है। देखिए, ऊर्जा घटने का क्या रीज़न है?
क्योंकि जब शुरुआत होता है प्रत्येक पोषण स्तर पर जो कुछ ऊर्जा जो है, कुछ ऊष्मा जो है, ऊर्जा की उसमें हानि होने लग जाती है, कुछ अनुपयोगी ऊष्मा के रूप में जो है ऊर्जा का हानि होने लगता है। तो जिससे क्या होता है कि ऊर्जा स्तर पहले पोषण स्तर से ऊपर की ओर घटती चली जाती है। उस संदर्भ में तीसरा कथन भी सही हो जाता है। तो यहाँ पर पहला गलत हुआ है, दूसरा तीसरा सही हुआ, तो हमारा ऑप्शन सी इसका जो है राइट आंसर हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 पे चलते हैं। एक्सेलरेट विज्ञान योजना को निम्नलिखित में से किस निकाय द्वारा लॉन्च किया गया है? देखिए, एक्सेलरेट विज्ञान योजना जो है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक की जो है उसके अंतर्गत आने वाला एक संस्था है जिसको सर्व बोलते हैं, यानी विज्ञान और इंजीनियरिंग अनुसंधान बोर्ड। एस से हो जाएगा साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड। ठीक है, विज्ञान और इंजीनियरिंग अनुसंधान बोर्ड। तो इनके द्वारा मिल करके जो है एक्सेलरेट विज्ञान योजना का शुरुआत किया गया है। और थोड़ा सा और इसके बारे में और जानते हैं। एक्सेलरेट विज्ञान जो योजना है उसका प्रमुख उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य ये है कि जो वैज्ञानिक अनुसंधान हो रहे हैं उनको प्रोत्साहित किया जाए और वैज्ञानिक श्रम शक्ति को तैयार किया जाए, ताकि जो अनुसंधान जो आधारित जो भी कैरियर हैं और ज्ञान से आधारित जो भी अर्थव्यवस्था है उनका निर्माण किया जा सके। ठीक है, इनके 3 प्रमुख उद्देश्य हैं। उनमें जो है अनुसंधान का विस्तार करना, वैज्ञानिक प्रशिक्षण प्रदान करना, उन्मुखी कार्यशालाओं की शुरुआत करना। ठीक है, तो ये प्रमुख इनके जो है कुछ उद्देश्य हैं और कुछ इनके साथ साथ में जो है उनको विस्तृत रूप में जो है निर्माण करने का एक प्रमुख उपाय भी सुझाया गया है इसके अंतर्गत। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 पे चलते हैं। पहला कथन कहता है कि प्रजातियों के आयुसीयन हरित स्थिति यानी इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर की जो ग्रीन स्टेटस है, प्रजातियों की आबादी को पुनर्बहाली करने के और उनके संरक्षण की सफलता को मापने के लिए एक उपकरण को प्रदान करता है। देखिए, पहला कथन तो सही है। ठीक है, क्योंकि जो आयुसीएन है एक ऐसी संस्था है, एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जो है एक रेड डेटा बुक जो है जारी करती है, जिसके अंतर्गत जो है तो फ्लोरा एंड फौना जो है, फ्लोरा एंड फौना मतलब ये है जो जीव जंतु और वनस्पतियां हैं जो विलुप्त होने के कगार पर हैं, उनको सुरक्षा प्रदान करने के लिए जो है वो स्टेटस प्रदान करता है। ठीक है, तो उसके संदर्भ में पहला कथन तो सही है। और दूसरा कथन कहता है कि हरित सूची यानी ग्रीन स्टेटस मूल्यांकित एक प्रजाति को संरक्षण की आवश्यकता नहीं होती। देखिए, ये बहुत बड़ा एक मिसकंसेप्शन है कि जो है जो भी जिस भी प्रजाति को जो है ग्रीन स्टेटस मिला हुआ है उसको संरक्षण की आवश्यकता नहीं होती, जबकि ऐसी कोई बात नहीं है। जिसको भी ग्रीन स्टेटस मिला हुआ है उसको भी संरक्षण की आवश्यकता पड़ती है, उस प्रजाति को भी संरक्षण की आवश्यकता पड़ती है, इसलिए दूसरा कथन तो गलत है। तो पहला ही कथन सही है, तो ऑप्शन ए इसका जो है राइट आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 31 पे चलते हैं। यहाँ पे दक्षिण अमेरिका और फॉकलैंड द्वीप के बीच जो है स्थित एक जल स्ट्रेट यानी जल भूमध्य है, आपको बताना है कि वो कौन सा है। तो देखिए, ये जो है मैप बेस्ड क्वेश्चन है, इसको आप लोग जो है डेली बेसिस पे अगर आप सॉल्व करने का कोशिश करोगे, ऑब्जर्व करोगे, तभी आप इस तरह के सवाल को आसानी से बना पाओगे। क्योंकि इसका कथन है दूसरे वाले का 31 का, तो ऑप्शन बी इसका सही है। मैगलिन स्ट्रेट जो है वो साउथ अमेरिका और फॉकलैंड द्वीप के बीच पड़ता है। ठीक है, देखिए फॉकलैंड आइलैंड जो है ये जो है दक्षिण अमेरिका का जो अर्जेंटीना है और यूनाइटेड किंगडम, उन दोनों के बीच एक विवादित क्षेत्र है। फॉकलैंड को जो है मॉल्विनास आइलैंड भी बोला जाता है, जबकि जो ये आइलैंड फॉकलैंड आइलैंड है इस पर यूके अपना जो है उसका अधिकार क्षेत्र है। लेकिन इसी विवाद को लेकर के जो है अर्जेंटीना में हमेशा जो है इनके बीच रस्साकसी चलती रहती है। ठीक है, लेकिन जो भी ऑफिशियल तौर पर जो जिसका भी इस पर जो है अधिकार है वो है यूनाइटेड किंगडम। ठीक है, तो इसका ऑप्शन हो जाता है बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 पे चलते हैं। यहाँ पर भुगतान संतुलन के संदर्भ में पूछा गया सवाल है, आपको बताना है कि इनमें से कितने सही हैं। देखिए, पहले तो हम भुगतान संतुलन को समझते हैं कि भुगतान संतुलन क्या होता है। ठीक है, भुगतान संतुलन जो है जिसको BOP बोला जाता है यानी बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो देखिए, इसको सबसे सरल भाषा में अगर मैं आपको समझाऊँ तो इसका मतलब ये है कि जब कोई देश जो है शेष दुनिया के साथ व्यापार करता है, एक वित्तीय वर्ष के दौरान जो व्यापार करता है, उस व्यापार के दौरान जो एक वित्तीय विवरण तैयार होता है लास्ट में व्यवस्थित रूप में, उसी को भुगतान संतुलन कहते हैं। तो जो है व्यापार किया जाता है, तो व्यापार में क्या होगा, आयात होगा, निर्यात होगा। तो आयात निर्यात का ही एक व्यवस्थित जब विवरण तैयार हो जाता है तो वही भुगतान संतुलन होता है।
तो जब किसी देश का जो है भुगतान संतुलन जब पॉजिटिव होता है तो उसका निर्यात बड़ी मात्रा में होता है, और जब निगेटिव होता है तो आयात बहुत ज़्यादा किया गया होता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं पहला कथन क्या कहता है। पहला है कि विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम 1999 यानी फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट के तहत विदेशी मुद्रा से जुड़े सभी लेन देन को या तो पूंजी या चालू खाता लेन देन के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। ये बात बिल्कुल सही है। ठीक है, दूसरा कहता है कि पण्य वस्तुएं, पण्य मतलब मर्चेंडाइज जो है चालू खाते यानी करंट अकाउंट का हिस्सा है, जबकि नॉन मर्चेंडाइज यानी गैर पण्य वस्तुएं जो है भुगतान शेष में जो है कैपिटल अकाउंट यानी पूंजी खाते का हिस्सा है। देखिए, जो मर्चेंडाइज वस्तुएं होती हैं, नॉन मर्चेंडाइज वस्तुएं होती हैं, जो है इसके अंतर्गत क्या होता है, मर्चेंडाइज वस्तुएं वे होती हैं जो प्रत्यक्ष रूप में उपस्थित होती हैं। ठीक है, और जो नॉन मर्चेंडाइज होती हैं उनको अप्रत्यक्ष रूप में, जिनको हम जो है आयात निर्यात के रूप में जो है प्रदर्शित करते हैं। आयात निर्यात में क्या होगा, जैसे सेवाएं हो गया, स्थानांतरण हो गया, इनकम हो गया। ठीक है, तो ये हो गया। तो इसमें जो है चालू खाते का हिस्सा होती है, ना कि पूंजी खाते का। मर्चेंडाइज वस्तुएं और नॉन मर्चेंडाइज वस्तुएं जो है ये चालू खाते का हिस्सा होती हैं, ये पूंजी खाते का नहीं होती। पूंजी खाते के अंतर्गत जो आते हैं, पूंजी खाते के अंतर्गत जो है आपका एक्सटर्नल जो है कॉमर्शियल बोरोइंग हो गया, जिसको बाय वाणिज्यिक उधार बोला जाता है। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी एफडीआई हो गया, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, विदेशी पोर्टफोलियो, ये सभी जो है फॉरेन, ये जो है विदेशी पूंजी खाते का हिस्सा होते हैं। ठीक है, इसलिए ये बात गलत हो जाती है। तो केवल एक ही कथन सही हो तो ऑप्शन ए इसका जो है राइट आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 33 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 कहता है कि घास के मैदानों के प्रकार दिए गए हैं और ये किस राज्य से संबंधित है, क्या ये सही रूप में सुमेलित है। देखिए, पहला जो लिखा गया है अर्धशुष्क पंजाब। हाँ, ये बात बिल्कुल सत्य है, क्योंकि गुजरात का जो उत्तरी वाला भाग है और राजस्थान का अरावली वाला रीजन छोड़ करके राजस्थान का जितना भी क्षेत्र है वो जो है अर्धशुष्क क्षेत्र के अंतर्गत आता है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश आपका हो गया, दिल्ली हो गया और पंजाब हो गया, ये सभी जो है शुष्क क्षेत्र के अंतर्गत जो है शामिल किए जाते हैं। ठीक है, ये स्थलाकृति जो है इनकी होती है रेत की टीलों से विखंडित होती है। और जो दूसरा है शुष्क उप आर्द्र, उत्तर प्रदेश। ये उत्तर प्रदेश इसमें कहाँ से आ गया, मैंने आपको बताया कि शुष्क उप आर्द्र जो है इसके अंदर नहीं आ सकता, क्योंकि शुष्क उप आर्द्र के अंतर्गत जो है पूरा आपका जो है अगर देखा जाए तो पूरा प्रायद्वीपीय भारत आता है। ठीक है, तो पूरी प्रायद्वीप भारत को शामिल करते हुए नीलगिरी को छोड़ करके जितना भी रीजन है, नीलगिरी को छोड़ करके ये पूरे प्रायद्वीपीय भारत के अंतर्गत को शामिल करता है, इसलिए ये बात तो गलत हो जाती है। तीसरा है नम उप आर्द्र, ये जो है उत्तरी भारत में गंगा के जलोढ़ मैदान को कवर करता है, ये नम उप आर्द्र की बात हो रही है। ठीक है, तो ये आपका इसलिए ये आंध्र प्रदेश नहीं होगा, ये भी गलत है। लेकिन नम उप आर्द्र में क्या होता है कि जो है स्थलाकृति समतल, निम्न स्तरीय और खराब जल निकास वाली होती है। ठीक है, और ये चौथा है अर्ध पर्वतीय हिमाचल प्रदेश। ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि ये आसाम, मणिपुर, वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर आर्द्र पर्वतीय क्षेत्र और नम उप आर्द्र क्षेत्रों तक विस्तृत है। ठीक है, अब अगर ये पूछता है कि उत्तर प्रदेश तो किसमें है, तो ये आर्द्र पर्वतीय क्षेत्र के अंतर्गत आएगा, न कि जो है शुष्क उप आर्द्र के अंतर्गत। तो इससे केवल पहला और चौथा ही सही है, तो दो ही युग्म सही सुमेलित हैं, तो ऑप्शन बी इसका जो है राइट आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 34 कहता है कि जो है विजय केलकर समिति वर्ष 2015 में किन मामलों को देखने के लिए इनका गठन किया गया था। ठीक है, तो देखिए, विजय केलकर समिति का गठन जो है सार्वजनिक निजी भागीदारी यानी पीपीपी, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल के लिए किया गया था। ठीक है, तो ये तक तेरे का फैक्चुअल क्वेश्चन हो गया, तो ऑप्शन डी इसका जो है राइट आंसर होगा। थोड़ा सा जो है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के बारे में जानते हैं। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप जो है तो ये किसी भी परियोजना के लिए जब सरकार या उसकी किसी वैधानिक संस्था और निजी क्षेत्र के बीच समझौता, लंबी अवधि के समझौते के अंतर्गत जो है सार्वजनिक निजी भागीदारी बड़े पैमाने पर की जाती है सरकारी परियोजनाओं को लेकर के, जैसे सड़क हो गया, पुल हो गया, अस्पतालों को निजी कोष से पूरा करने की अनुमति प्राप्त हो जाती है। ठीक है, ये इस प्रकार की जो साझेदारी होती है इसमें एक निर्दिष्ट अवधि के लिए जो है निजी क्षेत्र की जो संस्था होती है उसके द्वारा निवेश किया जाता है। ये साझेदारियाँ तब अच्छी तरह से काम करती हैं जब निजी क्षेत्र की तकनीकी
और उनका भी इनोवेशन यानी नवाचार सार्वजनिक क्षेत्र के प्रोत्साहन के साथ मिलकर समय पर और बजट के भीतर काम पूरा करता है। चूँकि जो है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में सेवाएं प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा जिम्मेदारी का पूर्ण प्रतिधारण शामिल है, तो ये एक निजीकरण की राशि नहीं बोली जाती है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ चलते हैं। पहला कथन कहता है कि बर्फ और हिम से ढके पर्वत शिखर भूमंडलीय स्मन को संतुलित करते हैं। बिल्कुल सही बात है। और हिमनदों के पिघलने से भूमंडलीय ऊष्मीकरण तेज हो जाता है। ये भी बात बिल्कुल सही है। तो पहला और दूसरा कथन सही है, तो ऑप्शन सी इसका जो है राइट आंसर हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ चलते हैं। इस्लामिक सहयोग संगठन OIC के कथन पर आपको विचार करना है कि इनमें से कितने कथन जो है सही रूप में हैं। पहला है कि भारत OIC का सदस्य नहीं है। ये बात तो बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। ठीक है, और दूसरा लगेगा कि संयुक्त राष्ट्र के बाद दूसरा सबसे बड़ा इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। बिल्कुल सही है। दोनों बातें यहाँ पे सही हैं, तो ऑप्शन सी इसका जो है राइट आंसर हो जाता है। OIC के बारे में अगर थोड़ा बहुत जो है जाने अगर हम, तो OIC जो है ये एक जो है इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन तो है, साथ साथ में इसकी स्थापना जो है 1969 में मोरक्को के रबात में आयोजित एक शिखर सम्मेलन के दौरान की गई थी, जिसे यरूशलेम में जो है अल अक्सा मस्जिद के कथित आपराधिक आगजनी की घटना के बाद जो है आयोजित किया गया था। ठीक है, इसमें टोटल 57 मेंबर्स हैं, 57। ठीक है, और OIC जो है संयुक्त राष्ट्र के बाद दूसरा सबसे बड़ा इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, ये मैंने जो है ये सवाल में ही आपको बता दिया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ चलते हैं। यहाँ पर कुछ रोगों के नाम दिया गया है और उनके प्रकार दिया गया है। ठीक है, ये किस प्रकार के अंतर्गत होते हैं। देखिए, मलेरिया जो होता है, मलेरिया वेक्टर जनित डिजीज़ है। ये बात बिल्कुल सही है। अब देखिए, वेक्टर जनित जो डिजीज़ होते हैं उनमें मलेरिया होता है, ये यहाँ पर सही है। साथ साथ में फाइलेरिया, इंसेफेलाइटिस, डेंगू, कालाजार इत्यादि बहुत सारी बीमारियाँ हैं जिनको वेक्टर जनित रोग के अंतर्गत शामिल करते हैं। ठीक है, पोलियो मेलाइटिस जो है खाद्य जनित नहीं, ये खाद्य जनित नहीं होता है, ये जल जनित होता है। यानी जल से संबंधित जो भी बीमारियाँ होती है, जैसे हैजा हो गया, बेसिलरी पेचिस हो गया, अमीबियोसिस हो गया, डायरिया हो गया, वायरल हेपेटाइटिस हो गया, टाइफाइड हो गया, ये सभी जो है पोलियोमेलाइटिस के अंतर्गत आते हैं जो जल जनित होते हैं। ठीक है, इसलिए ये तो गलत हो जाता है। निमोनिया जो होता है ये वायु के संपर्क के द्वारा होता है, ये बात बिल्कुल सही है। देखिए, इसमें क्या होता है, इन्फ्लुएंजा हो गया, खसरा हो गया, चिकन पॉक्स हो गया, अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, तपेदिक, ये सभी जो है वायु जनित होते हैं। पेचिस जल जनित नहीं, पेचिस जल जनित हो ही नहीं सकता। पेचिस जो होता है ये खाद्य जनित, यानी जब फूड इन्फेक्टेड होते हैं तो उनको खा लेने से जो भी समस्या आती है वो पेचिस जैसी समस्या हो गई, हैजा हो गया, ये सभी समस्याएं जो है खाद्य जनित होती हैं, जल जनित नहीं होती हैं। तो ये भी गलत है, केवल दो ही सही हैं, तो दो ही युग्म सही हैं, तो ऑप्शन बी इसका जो है राइट आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 38 पे चलते हैं। पहला लिखा कि सेल्फिश विषाक्तता यानी सेल्फिश टॉक्सिसिटी शैवाल प्रस्फुटन के कारण होती है। शैवाल प्रस्फुटन को जो है एल्गी ब्लूम भी बोला जाता है। ठीक है, तो देखिए, पहली बात तो सही है। अब ये ऐसा क्यों होता है, पहले बात तो हम समझ लेते हैं कि एल्गी ब्लूम क्या होता है। एल्गी ब्लूम जो होता है, जब किसी वाटर बॉडी यानी जल निकाय के अंदर जो है कुछ पोषक तत्वों की मात्रा, जैसे नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, तो इनकी जब मात्रा अचानक से बढ़ने लगती है, तो उनमें जो पनपने वाले शैवाल होते हैं उनकी संख्या बहुत तेज़ी से अचानक से बढ़ जाती है। तो उसकी वजह से क्या होता है कि एक जनसंख्या विस्फोट के रूप में उभर कर ये सामने आता है। इसी को एल्गी ब्लूम बोला जाता है। अब इसके क्या होता है कि जब एल्गी ब्लूम बढ़ते हैं तो उनके बढ़ने के बाद जो है एक जो है वो न्यूरोटॉक्सिन छोड़ते हैं, जिसको हेप्टोटॉक्सिन भी बोला जाता है, जिनको जल के अंदर रहने वाले जो भी जलीय जीव जंतु हैं उनको खाते हैं, उनको मार सकते हैं, क्योंकि उनको खाने उनमें टॉक्सिसिटी होती है। उनको खाने से जो है वो एक टॉक्सिसिटी पैदा होने की वजह से जो भी जीव जंतु उनको खाते हैं तो वो भी एक टॉक्सिक के रूप में जो है उभर कर सामने आते हैं। तो मनुष्यों के द्वारा जब भी वहाँ की जो भी कुछ खाद्य मछलियाँ उनको अगर खाई जाती है तो वो मनुष्यों के लिए भी खतरा पैदा करते हैं।
तो इसीलिए उनके अंदर जो एक सेल्फिश होती है वो भी टॉक्सिसिटी के रूप में वर्कर के सामने आती है। इसलिए पहला कथन तो सही है। ठीक है। दूसरा लिखा गया है शैवाल प्रस्फुटन यानी एल्गी ब्लूम से प्रवाल भित्तियों को हानि होती है। बिल्कुल, जो कोरल रीफ्स होते हैं इनके प्रस्फुटन की वजह से कोरल रीफ जो है अपने जो उनका डेवलपमेंट है, जो उनका विकास है, इनकी वजह से जो है हो नहीं पाता है। तो इस संदर्भ में जो है एल्गी ब्लूम इनके लिए खतरा साबित होता है। तो दूसरी बात भी सही है, तो दोनों बातें सही हैं, तो ऑप्शन सी इसका जो है राइट आंसर हो जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 को सॉल्व करने से पहले कुछ प्रमुख बातों को जानते हैं। ठीक है। देखिए, बैड बैंक का आपने नाम सुना होगा। ठीक है, बैड बैंक, और साथ साथ आपने जो है एनपीए का नाम भी सुना होगा। ये कुछ प्रमुख जो है टर्मिनोलॉजीज हैं। देखिए, अब इनको जानने से पहले अच्छे से पहले हम जो है कोशिश करते हैं कि एनपीए क्या होता है, एनपीए के बारे में जानते हैं। एनपीए जो होता है नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स यानी गैर निष्पादित संपत्तियां। एनपीए किनको बोला जाता है? एनपीए जो होता है ये एक तरीके का ऋण होता है या अग्रिम राशि होती है जिसके लिए मूलधन या ब्याज भुगतान जो होता है इन 90 दिनों की अवधि के लिए दे रहता है। अगर 90 दिनों के अंदर उस अग्रिम राशि का उसका मूलधन और ब्याज वापस नहीं किया जाता है तो उसको जो है एनपीए बोला जाता है। और एनपीए की समस्या हमारे बैंकिंग सेक्टर में बहुत ही ज़्यादा है, क्योंकि लोग जो है लोन लेते हैं और उनका न तो जो है वो उसका मूलधन ही चुका पाते हैं, और ब्याज जो है चुकाने की तो बात ही छोड़ दीजिए। तो वो जो धन होता है, वो जो लोन लिया गया होता है, वो एनपीए के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। तो इससे बैंक के ऊपर बहुत बड़ा दबाव पड़ता है। तो उन्हीं सारी समस्याओं का समाधान करने के लिए जो है बैड बैंक की स्थापना की गई। जो भी एनपीए हो जाता है, जो धन वापस नहीं आ पाया है बैंक के अंदर, उनको सॉल्व करने के लिए, उनसे संबंधित जो भी समस्याएं हैं, जो भी जिस भी तरीके की शिकायत पाई गई है, उनको सॉल्व करने के लिए, यानी बैंकों की बैलेंस शीट को सुधार करने के लिए जो है बैड बैंक की स्थापना की गई। अब बैड बैंक जो है एक ऐसी संस्था है, बैड बैंक जो है एक ऐसी संस्था है जो इनके अंतर्गत जो है कार्य करने के लिए जितने भी एनपीए हैं उनको रिजॉल्व करने के लिए दो संस्थानों की स्थापना का प्रावधान करता है। इसमें एक है NARCL। NARCL, देखिए NARCL के बारे में पहले हम जानते हैं। देखिए NARCL जो है यह नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड। ठीक है। इस संस्था का काम क्या है? ये संस्था जो है, इसकी स्थापना जो है कंपनी एक्ट के अंतर्गत किया गया है, कंपनी एक्ट 2013 के अंतर्गत। ये जो है परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनी है, एसेट को जो है रिकंस्ट्रक्ट करती है, इसीलिए इसका नाम जो है नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी का नाम दिया गया है, जो आरबीआई के अंतर्गत जो है आवेदन करके जो है इसकी स्थापना की गई है। NARCL जो है ये बैंकों से एक निश्चित सीमा से ऊपर के जो भी बैड लोन्स होते हैं उनको उठाता है और संकटग्रस्त ऋण के संभावित खरीदारों को बेचने का लक्ष्य रखता है। ठीक है, ये तो प्रमुख बात हो गई। और ये जो है सार्वजनिक क्षेत्र के जो भी बैंक होते हैं, पब्लिक सेक्टर के जो बैंक होते हैं, ये NARCL में 51% का स्वामित्व रखते हैं। ये चीज़ आप लोग विशेष रूप से ध्यान रखिएगा, इसको भूलिएगा नहीं। ये 51% का जो भी स्वामित्व होता है सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक जो है वो NARCL में रखते हैं। ठीक है। अब एक जो दूसरी संस्था है, वो दूसरी संस्था जो है उसको हम बोलते हैं IDRCL। ठीक है। ये है इंडियन डेट आपका जो है रिकवरी कंपनी लिमिटेड। ठीक है। अब देखिए इसके अंतर्गत क्या है, ये जो है दूसरी संस्था है जो बाजार में जो भी तनावग्रस्त संपत्तियां हैं उनको बेचने की कोशिश करता है। ठीक है। और पहले ये NARCL क्या करता है, उसकी खरीदारी करता है। उस खरीदारी करने के बाद जो है जो दूसरा काम दिया गया है तनावग्रस्त संपत्तियों को उनको बेचने का कार्य जो है ये IDRCL को दिया गया है। IDRCL जो है ये इसमें जो है PSB यानी पब्लिक सेक्टर बैंक और फाइनेंस जो भी सार्वजनिक वित्तीय संस्थाएं हैं उनकी अधिकतम हिस्सेदारी जो है 49% होती है। ये भी विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। यहाँ पे पब्लिक सेक्टर के जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं वहाँ पे 51% की हिस्सेदारी होती है, यहाँ पे 49% की हिस्सेदारी होती है। ठीक है।
और 51% की हिस्सेदारी जो है यहाँ पर होती है वो होती है प्राइवेट सेक्टर की, जो भी ऋणदाता होते हैं, जिनके पास ऋण, जो भी निजी क्षेत्र के जो भी ऋणदाता होते हैं उनके पास होती है। ठीक है, तो चलिए मैंने प्रमुख बातों को जान लिया, अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन अब देखिए 39, पहला कथन क्या है कि भारत ऋण समाधान कंपनी लिमिटेड बैंकों से एक निश्चित सीमा से ऊपर के खराब ऋणों को चुनती है और उन्हें संकटग्रस्त ऋण के संभावित खरीदारों को जो है बेचती है। चुनने का कार्य जो होता है वो किसका होता है, वो होता है NARCL यानी नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड का होता है। ठीक है, इसलिए ये बात गलत हो जाती है। दूसरा है सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, सार्वजनिक वित्तीय संस्थान भारतीय ऋण समाधान कंपनी लिमिटेड IDRCL में अधिकतम 49% की हिस्सेदारी रखते हैं। ये मैंने आपको अभी इसको समझाते हुए मैंने आपको बताया था। दूसरी बात सही है, तो दूसरा ही कथन सही है, तो ऑप्शन बी इसका जो है राइट आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ चलते हैं। 2+2 डायलॉग के बारे में पूछा गया है। 2+2 वार्ता के संबंध में बताइए कि कौन सी बातें सही। पहला है 2+2 मिनिस्ट्रियल डायलॉग भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच उच्च स्तरीय संस्थागत तंत्र है। बिल्कुल सही बात है। दूसरा है भारत ने केवल संयुक्त राज्य अमेरिका और जापान के साथ 2+2 वार्ता की है। ये बात यहीं पे गलत हो जाती है, क्योंकि भारत की जो है 2+2 मिनिस्ट्रियल लेवल की जो भी डायलॉग है वो जो है संयुक्त राज्य अमेरिका जापान के साथ तो है ही, इसके साथ साथ जो है ऑस्ट्रेलिया और ऑस्ट्रेलिया के साथ साथ जो है रसिया के साथ भी भारत का 2+2 डायलॉग है। ठीक है, तो इसको आप लोग विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर चार मतलब कंट्री हैं। ये हो गया ऑस्ट्रेलिया, ये हो गया आपका रसिया, ये हो गया USA, ये हो गया जापान। 4 कंट्रियों के साथ भारत का 2+2 लेवल की डायलॉग होते हैं। ठीक है, इसमें जो है रक्षा और विदेश मंत्री और सचिव या सचिव जो है दूसरे देश के अपने जो भी समकक्ष होते हैं उनके साथ वार्ता का आयोजन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 41 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 जो है पिरामिड के बारे में बात करता है, इकोलॉजिकल पिरामिड। इसको जो पारिस्थितिकी पिरामिड के नाम से भी जानते हैं। देखिए पारिस्थितिकी पिरामिड जो होता है, जिसको हम इकोलॉजिकल पिरामिड भी बोलते हैं, थोड़ा जो है इकोलॉजिकल पिरामिड के बारे में समझते हैं। इकोलॉजिकल पिरामिड जो होता है, जब पोषण स्तरों के चरणों को जो है आरेखीय रूप से व्यक्त किया जाता है तो उनको पारिस्थितिकी पिरामिड या इकोलॉजिकल पिरामिड भी बोलते हैं। ठीक है, पिरामिड में जो है कई क्षैतिज पट्टियाँ होती हैं जो विशिष्ट पोषण स्तरों को दर्शाती हैं, जो प्राथमिक उत्पादक स्तर से ले करके शाकाहारी या मांसाहारी स्तर तक जो है क्रमिक रूप से व्यवस्थित होती हैं। ठीक है, और प्रत्येक पट्टी की लंबाई किसी पारिस्थितिकी तंत्र में प्रत्येक पोषण स्तर पर जीवों की कुल संख्या का प्रतिनिधित्व करती है। ये 3 तरह के होते हैं। एक संख्या पिरामिड होती है, एक जो होता है जैवभार यानी बायोमास पिरामिड होता है। ठीक है, और एक होता है एनर्जी पिरामिड। ठीक है, संख्या पिरामिड यानी नंबर पिरामिड, बायोमास पिरामिड, और एक होता है ऊर्जा पिरामिड, एनर्जी पिरामिड। ठीक है, तो जो संख्या पिरामिड होता है उसके अंतर्गत, संख्या पिरामिड के अंतर्गत अगर बात करें तो पारिस्थितिकी तंत्र प्रत्येक पोषण स्तर से संबंधित विभिन्न प्रजातियों के जीवों की कुल संख्या का जो ग्राफिकल निरूपण होता है उसको जो है नंबर पिरामिड बोलते हैं। यह आकार और जैवभार के आधार पर संख्या पिरामिड जो होता है वो सीधा या उल्टा दोनों हो सकता है। किसी घास के मैदान या तालाब पारितंत्र का संख्या जो है पिरामिड सीधा होता है। ये चीज़ याद रखिएगा आप। किसी घास का मैदान अगर और तालाब पारितंत्र, यानी अगर कोई ग्रासलैंड है और कोई जो है तालाब है, इस तरह का अगर कोई इकोसिस्टम है तो उसका नंबर पिरामिड हमेशा जो है सीधा होगा। लेकिन वही वृक्षीय पारितंत्र की अगर बात करें तो उसका संख्या पिरामिड हमेशा जो है उल्टा होगा। ठीक है, ये चीज़ आपने नोट कर लिया। तो इसी से आपका पहला सवाल बन जाता है। देखिए ये जो 41 है ना, तो 41 का दूसरा, एक तालाब पारितंत्र में संख्या पिरामिड उल्टा होता है, जबकि मैंने आपको क्या बताया कि तालाब या घास का मैदान जो होता है उसका संख्या पिरामिड हमेशा सीधा होता है। ये इसलिए दूसरा कथन तो गलत हो जाता है। ठीक है, अब जैव पिरामिड यानी बायोमास पिरामिड के बारे में बात करते हैं। बायोमास पिरामिड जो होता है ये एक विशेष समय में प्रत्येक पोषण स्तर पर सभी जीवों के कुल शुष्क भार से संबंधित होता है। जो घास के मैदान में पारितंत्र का जो बायोमास पिरामिड होता है, घास के मैदान में पारितंत्र का जैव भार पिरामिड जो होता है वो हमेशा सीधा होता है। ठीक है, और जबकि तालाब पारितंत्र में जैव भार पिरामिड जो है उल्टा होता है। इससे पहला कथन सही हो जाता है कि तालाब पारितंत्र में जैव
भार पिरामिड जो है हमेशा उल्टा होता है। ठीक है, ये पहला वाला कथन गलत सही हो जाता है। और जो है घास के मैदान में ये सीधा होता है और तालाब पारतंत्र में उल्टा होता है। ठीक है, तो ये आपका तीसरा कथन इसी से सही हो जाता है। तो ऊर्जा पिरामिड जो होता है, नहीं वो तीसरा वाला कथन कहाँ सही होता है, एक सेकेंड। तीसरे पिरामिड के बारे में बात करते हैं, एनर्जी पिरामिड। एनर्जी पिरामिड जो होता है, ये ऊर्जा पिरामिड प्रत्येक पोषण स्तर पर सौर ऊर्जा के रासायनिक ऊर्जा एवं ऊष्मा ऊर्जा में रूपांतरण के साथ जो है दूसरे पोषण स्तर पर जो भी प्रत्येक स्थानांतरण में ऊर्जा की हानि होती है उनका जब प्रदर्शन किया जाता है तो थर्मोडायनेमिक यानी ऊष्मागतिकी के नियमों का निरूपण को समझाया जाता है। ठीक है, तो जो पिरामिड होता है हमेशा ऊपर की ओर होता है, जिसके जो है नीचे एक बड़ा ऊर्जा का आधार होता है। और जो ऊर्जा पिरामिड होता है वो हमेशा सीधा होता है। किसी भी पारतंत्र का, आपको किसी भी पारतंत्र का जो है ऊर्जा पिरामिड उठा लीजिए, चाहे वो संख्या पिरामिड हो, चाहे जयभार पिरामिड हो, चाहे ऊर्जा जो है उत्पादकता पिरामिड हो, तो उनमें से जो भी पिरामिड बनेगा वो हमेशा सीधा होगा। ये हमेशा याद रखिएगा। ये कभी भी ऊर्जा का पिरामिड कभी भी उल्टा नहीं होता है, ये हमेशा सीधा होता है। ठीक है, तो देखिए हमारे पहला और तीसरे कथन सही हैं, तो सी इसका राइट आंसर हो जाता है। हमने जो है विशेष काफ़ी ज़्यादा डीप इसका डिटेल रूप में काफ़ी अध्ययन किया है, इसको आप लोग याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। क्वेश्चन नंबर 42 पे चलते हैं। यहाँ पर पूंजी के प्रकार के संबंध में बातें पूछी गई हैं। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा सही है। देखिए, पूंजियों की अगर प्रकार की बात करें तो 3 प्रकार की होती हैं पूंजियाँ। एक होती है निर्गमित पूंजी, एक होती है अभिदत्त या सब्सक्राइब्ड पूंजी, और तीसरी होती है प्रदत्त पूंजी। उन्हीं को लेकर के सवाल बनाया गया है। ये पहला लिखा गया है कि निर्गमित पूंजी वह राशि है जो किसी कंपनी द्वारा शेयर जारी करके जुटाई जाती है, जो कंपनी की अधिकृत पूंजी से अधिक नहीं हो सकती है। ये बात बिल्कुल सही है। ये जो है अपने आप में एक महत्वपूर्ण कथन है, इसको आप लोग याद रखिएगा। दूसरा लिखा गया है कि अभिदत्त या सब्सक्राइब्ड पूंजी एक कंपनी की अधिकृत पूंजी का हिस्सा है जिसका वास्तव में शेयरधारकों द्वारा भुगतान किया गया है। देखिए, ये जो है कंपनी की अधिकृत पूंजी नहीं होती है, इसका जो है शेयरधारकों द्वारा भुगतान किया गया होता है। ठीक है, ये शेयरधारकों द्वारा जो है वास्तव में भुगतान की गई राशि होती है, तो इसलिए ये बात गलत हो जाती है। प्रदत्त पूंजी जो होती है ये शेयरधारकों द्वारा वास्तव में भुगतान की गई या योगदान के लिए उनके द्वारा प्रतिबद्ध की गई राशि होती है। ये क्या होती है, ये होती है सब्सक्राइब्ड पूंजी, जबकि यहाँ पे इसने प्रदत्त पूंजी लिख रखा है, इसलिए ये बात भी गलत हो जाती है। क्योंकि जो प्रदत्त पूंजी होती है वो जो है किसी कंपनी की अधिकृत पूंजी का वह हिस्सा होती है जिसका वास्तव में शेयरधारकों द्वारा भुगतान किया जाता है। ठीक है, इसलिए तीसरी बात भी गलत हो जाती है। तो पहला ही कथन सही है केवल, तो ए इसका जो है राइट आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 43 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 कहता है कि संप्रभु हरित बॉन्ड यानी सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। पहला है इसे केवल सरकार द्वारा ही जारी किया जा सकता है। नहीं, इसे जो है कंपनियां, देश और बहुपक्षीय संगठन यानी मल्टीलेटरल जो भी ऑर्गेनाइजेशन है उनके द्वारा उन परियोजनाओं को निधि यानी पैसे प्रदान करने के लिए जारी किए जाते हैं जिनमें सकारात्मक पर्यावरणीय या जलवायु से संबंधित लाभ निहित होते हैं, जो निवेशकों को निश्चित आय जो है भुगतान करते हैं। ठीक है, इसलिए ये बात गलत है। ये सरकार द्वारा जारी किए जाते हैं, ये बात गलत है। ये कंपनियों, देशों और जो भी बहुपक्षीय संगठन हैं उनके द्वारा विशेष रूप से जारी किया जाता है। दूसरा लिखा गया कि इन बॉन्डों से प्राप्त राशि को केवल हरित परियोजनाओं के लिए प्रयोग किया जाता है। ये बात बिल्कुल सही है। इन परियोजनाओं से जो भी अक्षय ऊर्जा हो गया, जैसे स्वच्छ परिवहन हो गया, और ग्रीन बिल्डिंग जैसे हरित भवन हो गया, ऐसी परियोजनाओं को जो है शामिल किया जाता है ग्रीन जो भी सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड होते हैं। ठीक है, तो दूसरी बात तो बिल्कुल सही है, तो ऑप्शन बी इसका जो है राइट आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 44 की तरफ चलते हैं। पूछा गया है कि इनमें से किस समिति ने रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट नामक पदों की शुरुआत की। देखिए, रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट की शुरुआत जो है 2014 में उर्जित पटेल कमेटी द्वारा जो है सिफारिशों को स्वीकार करते हुए आरबीआई ने इस पद की शुरुआत की। तो ये उर्जित पटेल कमेटी थी। ठीक है, अब थोड़ा जो है रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट के बारे में भी जान लेते हैं। देखिए, रेपो रेट जो होता है इसको जो है लिखा कैसे जाता है, रेपो,
ठीक है। रेपो का मतलब क्या हुआ, रेपो का मतलब ये हुआ कि रीपरचेजिंग ऑब्लिगेशंस, ठीक है। तो इसी से बना हुआ है रेपो। और जो रिवर्स रेपो होता है उसमें रिवर्स रीपरचेजिंग ऑब्लिगेशन, मतलब रेपो का रिवर्स हो जाता है तो उसको रिवर्स जो है रिवर्स रेपो रेट बोल दिया जाता है। तो अब जानते हैं कि रिवर्स जो रेपो रेट होता है ये क्या होता है। रेपो रेट जो होता है इसके अंतर्गत जो है जो भी ये पुनर्खरीद की दर एक तरीके की होती है जो है इसमें अंदर का क्या होता है कि रेपो जो है बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थानों को जब आरबीआई से अल्पकालिक धन की ज़रूरत पड़ती है तो वो जो है आरबीआई को सरकारी प्रतिभूतियां जो होती हैं उनको बेचते हैं, बदले में उधार लेते हैं। तो सीधे सीधे तौर पे अगर ये कहें कि रेपो रेट जो है, रेपो रेट पर आरबीआई जो है बैंकों को उधार देने का कार्य करता है, ठीक है, अल्पकालिक तौर पर। और जो रिवर्स रेपो रेट होता है इसी का विपरीत हो जाता है। इसमें क्या होता है कि आरबीआई जो है जो भी दूसरे बैंक या वित्तीय संस्थाएं ना उनसे जो है उधार लेता है। यानी आरबीआई क्या करता है, उनको जो भी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होती हैं उनको बेचता है, मतलब उनसे खरीदता है। अगर उनसे खरीदता है तो उनके बदले में क्या होता है, वो तो है उनके खरीदने के बदले पर जो है आरबीआई को पैसे मिलते हैं, ठीक है। तो इसके बदले में इसी को बोल दिया जाता है रिवर्स रेपो रेट। तो ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और हाँ, जो रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट होता है इसके द्वारा जो है अर्थव्यवस्था में जो भी लिक्विडिटी होती है, तरलता होती है, उसको जो है मेंटेन करने का कार्य किया जाता है आरबीआई के द्वारा। क्योंकि बैंक इसमें से जो है आवश्यक राशि प्राप्त करने में सक्षम तो होते हैं और इसके साथ साथ जो है इसके माध्यम से वे जो है अधिशेष जो होता है मार्केट में अंदर जो भी धन की उपलब्धता होती है उसको जो है मेंटेन करते हुए जो है एकत्रित करते हैं और उनको नियंत्रित करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 45 की तरफ चलते हैं। वाष्पशील कार्बनिक यौगिक यानी वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सी बातें सही हैं। पहला है वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स यानी वाष्पशील कार्बनिक यौगिकों को जो है पेट्रोल डीजल वाहनों द्वारा छोड़े जाने वाले कार्बन युक्त रसायन के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। बिल्कुल सही बात है। पराग कणों को आकर्षित करने के लिए पौधे भी इन रसायनों का उत्सर्जन करते हैं, ये भी बात सही है। दोनों बातें सही हैं, तो सी इसका राइट आंसर होता है। क्वेश्चन नंबर 46, इसको सॉल्व करने से पहले दो चीज़ों को समझते हैं। जो एक्वेटिक इकोसिस्टम होता है, जलीय पारिस्थितिकी तंत्र होता है, ये जो है दो रूपों में बांटा जाता है। एक होता है लोटिक, ठीक है, और दूसरा होता है लिंटिक। तो देखिए लोटिक क्या होता है। लोटिक के बारे में अगर हम जानें तो लोटिक जो इकोसिस्टम होता है ये जो है प्रवाहमान को दर्शाता है, यानी जो प्रवाहित जल वाटर बॉडीज़ हैं, ठीक है। तो उसमें आ जाएंगे आपकी जल की धाराएं आ जाएंगी, झरना आ जाएगा, प्राकृतिक नाले आ जाएंगे और खाड़ियाँ आ जाएंगी, छोटी धाराएं आ जाएंगी, नदियाँ आ जाएंगी। ये जो है लोटिक के अंतर्गत शामिल की जाएंगी। यानी जो भी जल निकाय में जो है स्थिरता के बजाय उनमें प्रवाह होता है, उनमें गतिशीलता होती है, वो लोटिक होते हैं, ठीक है। तो उसी से हमारा पहला कथन देखिए, लोटिक पारिस्थितिकी तंत्र में मीठे जल के प्रवाहहीन निकाय होते हैं। प्रवाहहीन तो नहीं होते हैं, प्रवाहमय होते हैं, मैंने अभी आपको बताया। क्योंकि इसमें जो है जो भी गतिशील वाटर बॉडीज होती हैं जिसमें जल की धाराएं, झरने, प्राकृतिक नाले, नदियाँ आती हैं, वो होता है, इसलिए ये बात गलत हो जाती है। और लेंटिक जो होता है, देखिए जो लेंटिक एक्वेटिक इकोसिस्टम है इसके अंतर्गत जो है प्रवाहहीन यानी गतिहीन जिनमें जल की धाराएं जो है स्थिर होती हैं, ठीक है। तो उनमें स्थिरता होने की वजह से जो है उनको लेंटिक एक्वेटिक इकोसिस्टम के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। इसमें आपका हो गया तालाब हो गया, और तालाब होने के साथ साथ आपकी झील हो गई, इनको जो है लेंटिक इकोसिस्टम के अंतर्गत शामिल करते हैं, ठीक है। और देखिए दूसरा इसमें क्या लिखा गया, समुद्र पारितंत्र में फोटिक जोन को अधिकतम सूर्य प्राप्त होता है। बिल्कुल सही बात है। फोटिक जोन क्या होता है, फोटिक जोन जहाँ पर जो है सूर्य की रोशनी सबसे अधिक मात्रा में पहुँचती है। तो अगर हम जो है ओशनिक इकोसिस्टम की बात करें तो वहाँ उसमें जो भी फोटिक जोन होगा जहाँ पर सूर्य की सबसे अधिक प्रकाश पहुँचेगा वही होगा उसके लिए फोटिक जोन। तो दूसरी बात तो सही है, तो ऑप्शन भी इसका राइट आंसर है, ठीक है। ये लोटिक इकोसिस्टम और लेंटिक इकोसिस्टम आपने समझ लिया, इसे आप लोग याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 47 की तरफ चलते हैं। ये जो है लंदन इंटरबैंक ऑफर रेट लिबोर के संदर्भ में पूछा गया है। देखिए लंदन इंटरबैंक ऑफर रेट जो है
अगर इसको आसान भाषा में समझें तो ये जो है एक तरीके का बेंचमार्क जो है ब्याज दर है, जिस पर प्रमुख वैश्विक बैंक जो है ग्लोबली जो सेंट्रल बैंक है, इंटरनेशनल इंटरबैंक है, बाजार में भी एक दूसरे को अल्पावधिक ऋण प्रदान करते हैं। इसी ब्याज एक बेंचमार्क तैयार कर देते हैं, उसी के आधार पर जो है अंतर्राष्ट्रीय जो भी पैसों का लेन देन किया जाता है, जो भी ऋण का आदान प्रदान किया जाता है शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए, जो है उसी के रूप में जो है लंदन इंटरबैंक ऑफर रेट के रूप में संदर्भित किया जाता है। ठीक है, ये लंदन का जो है अपना बेंचमार्क जो है सिस्टम है, तो इसलिए जो है इसको लिबोर बोल दिया जाता है, यानी लंदन इंटरबैंक ऑफर रेट। तो देखिए उसी संदर्भ में आपका डी ही कथन सही होता है। ठीक है, इसी को फॉलो करते हुए भारत ने भी मिबोर चालू किया हुआ है, यानी मुंबई इंटरबैंक ऑफर रेट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 की तरफ चलते हैं। ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस HIV के संदर्भ में पूछा गया सवाल है। पहला लिखा है कि HIV शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली में T सेल्स पर हमला करता है, बिल्कुल सही है। दूसरा है HIV से संक्रमित व्यक्ति को निश्चित रूप से एड्स हो जाएगा। नहीं, ये बिल्कुल ज़रूरी तो नहीं है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, क्योंकि HIV को अगर अनुपचारित छोड़ दिया जाए तो ये एड्स का कारण बन सकता है। लेकिन एड्स जो है HIV के कारण होने वाले लक्षणों या सिंड्रोमों का समूह होता तो जरूर है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि जो है HIV से संक्रमित व्यक्ति को जो है निश्चित रूप से एड्स हो ही जाएगा। इसलिए दूसरी बात तो बिल्कुल गलत हो जाती है। तो केवल एक ही कथन सही है, तो ऑप्शन ए इसका जो है राइट आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 49 की तरफ चलते हैं। ये वेटलैंड्स के संदर्भ में पूछा गया सवाल है। पहला लिखा गया किसी जल निकाय को आर्द्रभूमि तभी माना जाता है जब उसका जल स्थायी हो या स्थिर हो। ये बात तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि देखिए आर्द्रभूमि होने के लिए जो है वो दलदल ही हो सकता है, वो पंक भूमि यानी कीचड़ युक्त भी हो सकता है, पीटलैंड भी हो सकता है, प्राकृतिक भी हो सकता है, कृत्रिम भी हो सकता है, स्थायी यानी स्थिर भी हो सकता है, या गतिशील भी हो सकता है, ताज़ा भी हो, चाहे खारा हो चाहे लवड़ी हो। बस इन सभी को शामिल करते, ये सभी जो है आर्द्रभूमि के अंतर्गत शामिल किए जाएंगे। बस एक शर्त यह है कि इनकी गहराई जो है निम्न ज्वार पर 6 मीटर से अधिक नहीं होनी चाहिए। अगर उनकी गहराई जो है निम्न ज्वार पर 6 मीटर से अधिक जो है नहीं है, तब ये सभी के सभी जो है चाहे अस्थायी हो चाहे कृत्रिम हो, ठीक है, चाहे गतिशील हो, तो इनको जो है आर्द्रभूमि का दर्जा दिया जाता है। इसलिए ये बात तो बिल्कुल अपने आप में गलत है। ठीक है, दूसरा लिखा है कि लवड़ी बेसिन यानी साल्ट पैंस प्राकृतिक तटीय आर्द्रभूमि के उदाहरण हैं। नहीं, ये प्राकृतिक नहीं होते हैं। ये जो सॉल्ट पैंस होते हैं ये मानव निर्मित आर्द्रभूमियों के उदाहरण हैं। दोनों बातें गलत हैं, तो दोनों बातें गलत हैं, तो सॉरी, डी इसका जो है राइट आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 50 की तरफ चलते हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, इसको PM किसान भी बोला जाता है। इस योजना के संदर्भ में पूछा गया है कि कौन सी बातें सही नहीं है। पहला है इसमें 2 समान किस्तों में 6,000 रुपये प्रतिवर्ष वित्तीय लाभ शामिल हैं। नहीं, इसको जो है 3 किस्तों में प्रत्येक 4 महीने में हर वर्ष 6,000 रुपये प्रदान किए जाते हैं। इसके अंतर्गत जो है प्रत्येक किसान को, जो भी किसान इसके अंतर्गत शामिल होते हैं, उनको 1 साल के अंदर प्रत्येक 4 महीने में 3 किस्तों के हिसाब से 6,000 रुपये प्रदान किए जाते हैं। ठीक है, दूसरा लिखा गया कि भुगतान प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के रूप में किया जाता है। ये बात बिल्कुल सही है। इनमें सभी भूमिधारक किसानों को शामिल किया गया है। ये बात बिल्कुल सही है। पहले जो है छोटे एवं सीमांत किसानों को शामिल किया गया था, जिनके पास जो है 2 हेक्टेयर तक की भूमि हुआ करती थी, लेकिन बाद में जो है इस योजना का दायरा बढ़ा दिया गया और सभी भूमिधारक किसानों को जो है इसमें शामिल कर लिया गया। ठीक है, तो इसलिए तीसरा कथन भी सही हो जाता है। चौथा है कि केंद्र और राज्यों द्वारा 90 और 10 के अनुपात में इसका वित्तीयन किया जाता है। नहीं, 100% जो है केंद्र सरकार के द्वारा जो इसका वित्त पोषण किया जाता है, एक सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है। ठीक है, और PM किसान यानी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत जो है 2019 में भूमिधारक किसानों की वित्तीय सहायता यानी उनकी वित्तीय ज़रूरतों को पूरा करने के लिए किया गया था, और इसका क्रियान्वयन जो है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
द्वारा किया जा रहा है। ठीक है, तो हमें सही नहीं है बताना था, तो पहला और चौथा ये ऐसे बचते हैं, तो ये इसका जो है राइट आंसर हो जाता है।